हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश शर्मा, कक्षा 12 आर्ट्स, विषय राजनीति विज्ञान। आज आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमारे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने एक कोटेशन लिखी है संविधान के बारे में। मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है। इसका अर्थ है कि भारत का जो संविधान है ये कार्य संचालन के योग्य है, लचीला है, इसमें समय समय पर आसानी से परिवर्तन हो सकते हैं तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। हमारे संविधान में जब शांति काल और युद्ध काल का है कि इसमें जब भी हमारे देश के ऊपर संकट आता है या शांति काल में भी हमारा देश है वो एकता के एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए पहचाना जाता है। किसी भी देश के संविधान में व राजनीतिक व्यवस्था में उस देश के मतलब जो भी देश का संविधान होता है, प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। उस देश के संविधान में उस देश की आस्थाओं, विश्वासों, आधारभूत शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों के समेतिक दर्शन होते हैं। मतलब उस देश के संविधान में उस देश के धर्म, मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं, इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हमारे देश के संविधान में हमारे निर्माताओं ने ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक मतलब इतिहास का भी ध्यान रखा, सामाजिक व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा और हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है तो इसका भी ध्यान रखा और वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारे देश का संविधान का निर्माण किया है। और हमारे देश के संविधान का एक प्रमुख लक्ष्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है हमारे देश की जो भी सरकार होगी वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगी। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावनाओं को संविधान के आदर्शों में स्पष्ट दिया। मतलब हमारे संविधान को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, काफी विशाल है और उसका सार प्रस्तावना में लिखा गया है जो प्रत्येक बुक के पीछे छपी हुई रहती है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावनाओं को, आदेशों को स्पष्ट किया और हमारे संविधान की अपनी विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधानों से हमें अलग करती है। हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं वो हमें अन्य संविधानों से अलग करती है। और एक चीज आप ये ध्यान रखना, जिन जिन लाइन के नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो सभी आपको नोट्स के रूप में लिखने हैं। हमारा जो संविधान है ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टिता का प्रमाण है। मतलब हमारे संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को ध्यान में रखकर हमारे संविधान को बनाया है और अपनी दूरदृष्टिता का प्रमाण किया है। और उन्होंने विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों में मतलब विश्व के जितने भी श्रेष्ठ संविधानों के गुण थे उन गुणों का मतलब उन चीजों का हमारे भारतीय संविधान में समावेश किया है। उन्होंने भारतीय परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार इसमें वांछित परिवर्तन भी किए जाने का विकल्प रखा है। मतलब समय समय पर हमारे संविधान में यदि संशोधन करना है तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको भी रखा है और आसानी से हमारे देश की सरकारें बहुमत के द्वारा उसमें संविधान में संशोधन कर सकती है। और इसी कारण हमारे संविधान को जीवित संविधान का दर्जा दिया गया है। जीवित संविधान का अर्थ होता है कि इसमें समय के अनुसार परिवर्तन आराम से हो सकता है। ये हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप में काम करने की व्यवस्था को संचालित करने की दिशा करता है। हमारा देश का जो संविधान है उसका शासकीय तंत्र है, उसमें वो आराम से कार्य करता है। इसके बाद में हमारा संविधान एक तरफ मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है। मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों का अर्थ होता है एक तो सिद्धांत होते हैं प्राकृतिक मूल अधिकार, एक होते हैं मौलिक। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संरचनाओं और प्रक्रियाओं को भी
स्थापित किया गया है। इस प्रक्रिया में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया है। मतलब हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 4 में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और हमारे संविधान में जो लिखने का समय है, मतलब हमारे संविधान को बनने में सर्वाधिक समय लगा, वो समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और इस संविधान को इसे संविधान सभा ने तैयार किया था। संविधान सभा ने विभिन्न प्रकार की 8 बड़ी और 13 छोटी समितियों का गठन किया। इन समितियों के सहयोग से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति को अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना, मतलब हमारा जो संविधान विस्तृत है, जिसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 परिशिष्ट है, इन सभी का सार एक छोटे रूप में प्रस्तावना में लिखा गया है। और जिसमें हमारे देश की जो प्रस्तावना है, इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब हमारे देश की प्रस्तावना में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हमारे देश के संविधान के ऊपर, जब हमारा देश का संविधान बना तो लगभग इसके ऊपर 64 लाख रुपयों का खर्चा भी उस समय आया था। जो संविधान की लोकतंत्र के प्रतिबद्धता, सभी की स्वतंत्रता, समानता, न्याय तो सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं इसकी प्रस्तावना में व्याख्यात्मक सिद्धांतों के आदर्शों का विस्तार करती है। अब है हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे प्रथम विशेषता है हमारे संविधान की संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ होता है कि हमारे भारत के संविधान को लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। इसे भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया गया है। इस संविधान का अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। मतलब हमारे देश का जो संविधान बता, इसमें जनता की सहमति, जनता की इच्छा और अंतिम शक्ति है वो जनता को दी गई है। उसके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। और इसकी प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा गया है, हम भारत के लोग इसे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित करते हैं। इसका अर्थ है कि हम भारत के लोग संविधान को अपने मन से स्वीकार करते हैं, इसको मानते हैं और आत्मा के द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। अर्थात भारतीय जनता ही इसकी निर्माती है। जनता ने स्वयं अपने इच्छा के अंगीकार, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया है। इसे किसी अन्य सत्ता पर सौंपा नहीं गया। मतलब इसको किसी की धर्म के ऊपर या किसी जाति समुदाय के ऊपर जबरदस्ती से इसको थोपा नहीं गया, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। हमारे संविधान का दूसरा बिंदु है, विशेषता है प्रस्तावना। भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में, मतलब हमारे संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या मौलिक अधिकार है, क्या कर्तव्य है, हमारे संविधान में किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, उसे प्रस्तावना में लिखा गया है। और हमारे संविधान के राजनीतिक विचारक के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली भी कहा है। और इसी को देखते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत में सबसे पहले लिखा है, हम भारत के लोग। इससे अभिप्राय है कि अंतिम प्रभुसत्ता, मतलब अंतिम जो शक्ति है वो भारत की जनता में निवास करती है। हमारे संविधान की तीसरी विशेषता है विश्व का सबसे विशाल संविधान। जहां अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है और दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। इन सबसे ज़्यादा हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ और 5 परिशिष्ट है। और वर्तमान में अब तक इसमें 101 संशोधन है। ये पुरानी छपी हुई किताब है, लेकिन वर्तमान में 120 से ज़्यादा हमारे संविधान में संशोधन हो गए हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। मतलब आने वाली सरकारें समय के अनुसार हमारे संविधान में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वो बहुमत के द्वारा इसमें परिवर्तन करते रहते हैं। इसका कारण है, हमारे संविधान में जो परिवर्तन होते हैं उसका कारण है हमारा जो विशाल संविधान है,
हमारा संविधान संघात्मक है, इसमें राज्य और केंद्रों के बीच में बहुत व्यापक संबंधों का वर्णन किया गया है। संघात्मक व्यवस्था वो होती है जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं, उसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। संघात्मक का अर्थ होता है छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं। ये दो प्रकार की होती है। प्रथम, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो बड़े देश का निर्माण करते हैं अपनी रक्षा के लिए, अपने खर्चों को कम करने के लिए, और वे वही राज्य होते हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति एकता होती है, उसमें समानता होती है। और एक वो होता है, इसमें अमेरिका है, जितने भी संघात्मक राज्य है छोटे छोटे राज्यों से मिलकर, और एक वो राज्य होते हैं जिनका क्षेत्रफल बड़ा होता है और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को, अपनी सरकारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अपने बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। जैसे भारत है, कर्नाटक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसमें 14 राज्य थे, वर्तमान में भी 33 राज्य है। वर्तमान में भी इसमें 29 राज्य हैं, और आने वाले समय में भी इसमें और ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना है। मतलब और भी, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, एमपी है, इन राज्यों से और नए राज्यों की संभावना है बनने की। संविधान का एक अध्याय में तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो सरकार की एक गाइडलाइन होते हैं, सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, और सरकार उनके अनुसार कार्य करती भी है, और नहीं भी करे तो उन्हें कोई बाध्य नहीं है, जो अधिकांश देशों के संविधानों में नहीं है। संविधान की इसी विशालता को लेकर हरिविष्णु ने कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा जो संविधान है ये विश्व का सबसे विशाल संविधान। संविधान का 101वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था वस्तु व सेवा कर, जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है, और इसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया था। मतलब एक देश एक कर। इससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर होते थे, अब पूरे भारत में एक प्रकार से कर लिए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जिसे सितंबर 2016 में हस्ताक्षरित करके किया था। लिखित निर्मित संविधान, ये हमारे संविधान की चौथी विशेषता है। लिखित निर्मित का अर्थ है कि हमारे संविधान को हमारे संविधान सभा के द्वारा लिखित रूप से बनाया गया है, निर्मित किया गया है, और हमारे संविधान को बनने में, हमारे संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, और ये इस समय में तैयार हुआ था। इसके अलावा हमारा संविधान आवश्यकता के अनुसार, देश की आवश्यकता के अनुसार इसमें दृष्टि रखते हुए इसमें संशोधन की व्यवस्था की गई है। मतलब हमारे संविधान में समय समय पर सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें वर्तमान समय की मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकती है। संविधान में परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं, संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है साधारण बहुमत, एक होता है संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत, एक होता है 2/3 सदस्यों के द्वारा आधे से राज्यों की जो विधानसभाएं होती है, जो राज्य सरकार होती है, वो उसमें अपनी सहमति देती है, तो उसमें भी संविधान में संशोधन किया जाता है। मतलब हमारे संविधान का जो संशोधन है वो लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों प्रकार से इसमें संविधान में संशोधन किए जाते हैं। 5वीं हमारे संविधान की विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जो सरकार बनती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और सरकार के प्रत्येक कार्य को करने के लिए, या सरकार जो भी कार्य करती है उसे व्यवस्थापिका को जवाब देना पड़ता है। और हमारे संविधान में डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद होता है। मतलब जब भी सरकार का एक कार्यकाल होता है 5 साल, उस कार्यकाल के बाद में जब वापस चुनाव होते हैं तो उस सरकार का मूल्यांकन किया जाता है। यदि वही सरकार जनता के द्वारा चुनकर वापस आती है, बहुमत के द्वारा आती है, तो उस सरकार का कार्य अच्छा था, और यदि नहीं आती है तो उस सरकार के कार्यों को जनता ने नकार दिया है, उसे स्वीकार नहीं किया गया है। कार्यपालिका जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है वो कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति का पद गरिमा
प्रतिष्ठा का होता है। मतलब हमारे देश की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें संवैधानिक अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक प्रधान की स्थिति होती है, और वास्तविक शक्तियां होती है जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा होती है, और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और ये जब तक हमारे यहाँ सरकार होती है उसका कार्यकाल 5 साल है, और ये 5 साल से पहले भी ये सरकार यदि विश्वास मत खो देती है तो उस सरकार को मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, और वो सरकार गिर जाती है, उसके स्थान पर फिर नई सरकार का गठन किया जाता है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। मतलब मंत्रिमंडल होते हैं उसमें प्रधानमंत्री होता है, वो उसका अध्यक्ष होता है, और वो अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र और राज्यों में भी अपनाया गया है। मतलब राज्यों में भी हमारे यहाँ इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है, और वास्तविक अध्यक्ष होता है जो राज्य की मंत्री परिषद होता है, और उसका मुख्य होता है मुख्यमंत्री, वो उसके अधिकार के उपयोग करता है। मतलब राज्यपाल की सहमति से वो मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद का प्रयोग करता है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। हमारे संविधान की छठी विशेषता है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ये हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें हमारे मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, मतलब सब हमारा संविधान बना, उस समय हमारे संविधान में 7 अधिकार हमारे देश के नागरिकों को दिए गए थे। सबसे पहला है समानता का अधिकार। सब व्यक्तियों के साथ में समानता के साथ में कार्य किया जाएगा। सरकार के द्वारा किसी के आधार पर जाति, लिंग, भेद, धर्म, क्षेत्र के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार होता है कि भारत की संविधान की नज़र में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं दी गई है, और उन स्वतंत्रताओं का वो अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि सरकार के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी समुदाय के द्वारा व्यक्तियों के शोषण होता है तो वो व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अर्थ है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश में विश्व के सबसे ज़्यादा धर्म निवास करते हैं। बौद्ध है, हिंदू है, जैन है, पारसी है। इन धर्मों का जन्म स्थान भी हमारे देश में रहा है। तो इसके कारण हमारे जो संविधान है वो किसी भी धर्म को ज़्यादा सहूलियत नहीं देता है। भारत की संविधान की नज़रों में सभी धर्म समान है, चाहे अल्पसंख्यक धर्म हो चाहे बहुसंख्यक धर्म हो। भारत की सरकार या भारत के संविधान की नज़र में सभी को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सभी अपने धर्म का प्रचार प्रसार, मान्यताएं, रीति रिवाज, मेले जुलसे उसका आयोजन कर सकते हैं। संस्कृति व शिक्षा के संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अर्थ है कि हमें हमारी संस्कृति को मानना और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों में जो व्यक्ति या संस्था या सरकार के द्वारा यदि हमारे संविधानों का हनन होता है, कोई व्यक्ति हमारे संविधान इन अधिकारों को छीनता है, तो हम न्यायालय में जाकर उन अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसे वर्तमान में भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के बाद में 1978 में मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे कानूनी रूप से अधिकार बना दिया गया है। और इस प्रकार हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार है। संविधान के निर्माण में 7 मूल अधिकार थे, और 44वें संविधान संशोधन के बाद में अब हमारे 6 मूल अधिकार रह गए हैं। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। उपरोक्त अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो कि जुलाई 2009 में संसद के द्वारा पारित किया गया था, और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। संपूर्ण देश में लागू हुआ था। इससे अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, और उसमें 6 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार की व्यवस्था राज्य सरकार का दायित्व है। मतलब राज्य सरकार अपने यहाँ
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाएगी। इसके बारे में MC छाजला ने कहा था, एक स्वतंत्र न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर नागरिक में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसे कोई भी सभ्य देश उस पर गर्व कर सकता है। इसके बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। और यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का, मूल कर्तव्यों का पालन नहीं भी करता है तो उसे किसी प्रकार का दंड नहीं किया जाता। ये व्यक्ति की इच्छा पर है कि उसे मूल कर्तव्यों का पालन करना है। और मूल कर्तव्य क्या है? जैसे हमारे देश के क्रांतिवीर है, देशभक्त है, हमारे देश के जो चिन्ह हैं, राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारे देश के स्मारक है, राष्ट्रीय संपत्ति है, इन सब का हमको सम्मान करना है और उनकी रक्षा करना है। पर्यावरण की रक्षा करना है, जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, पेड़ पौधों की रक्षा करनी है। ये सभी हमारे मूल कर्तव्यों में आते हैं। इसमें संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य आते हैं। और जब संविधान का निर्माण हो, जब 42वां संविधान संशोधन किया, उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। और इसके बाद में अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार संबंधी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मतलब जो 21A में मूल अधिकार दिया गया वो उसको मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। और उसका अर्थ है कि 11वां मूल कर्तव्य है, वो कहता है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करना प्रत्येक अभिभावक का, भी उसके अभिभावक का अर्थ है उसके माता पिता या उसका जो पालन पोषण करता है, उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के उन्हें शिक्षा प्राप्त कराने के लिए वो भी उसका कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान में हमारे जो कर्तव्य है वो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल अधिकार संविधान निर्माण के समय 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। और मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के समय 1976 के समय 10 थे और वर्तमान में 11 है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ होता है प्रत्येक राज्य के लिए संविधान के द्वारा बताया गया है कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है। इसे हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर सम्मिलित किया और यह भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के विचार में जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समकक्ष किए गए भूमिका का निर्वाह करते हैं, यद्यपि इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार बाध्य नहीं किया जा सकता। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मतलब कोई भी सरकार यदि नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो कोई भी व्यक्ति उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने के साथ में किसी भी सरकार के द्वारा उपेक्षा संभव है। समाजवादी राज्य, जिसे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और उसमें समाजवादी शब्द गणराज्य घोषित किया गया था और प्रत्येक राज्य भारतीय राज्य की व्यवस्था में एक नई दिशा दी। समाजवादी का अर्थ होता है कि समाज में सभी व्यक्तियों के विकास के लिए भारत सरकार वो प्रतिबद्ध रहेगी। वैक्ष मताधिकार, इसके बाद में भारतीय संविधान की विशेषता है 9वीं के वैक्ष मताधिकार। वैक्ष मताधिकार का अर्थ होता है कि जब भी सरकारों के चुनाव होते हैं उस समय व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी समझ के अनुसार किसी पार्टी के व्यक्ति उम्मीदवार को वोट देता है तो उसकी आयु 18 वर्ष है। और जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय ये आयु 21 वर्ष थी। मतलब 21 साल का व्यक्ति पहले वोट देता था, जिससे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब अब वर्तमान में 18 साल का व्यक्ति 18 साल का कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। पंथ निरपेक्ष राज्य, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी को धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्रता दी गई है। नागरिक मामलों में राज्य के एक तटस्थ दृष्टिकोण को अपनाया गया है। न तो वे किसी धर्म विशेष राज्य को धर्म माना और न ही किसी समुदाय विशेष को प्रश्रय दिया। इसका अर्थ है
कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है हमारे देश की सरकार सभी धर्मों को समान नज़र से देखेगी और समान नज़र से उसके लिए व्यवस्थाएं करेगी, किसी भी धर्म को अपने अधिकारों के द्वारा कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं देगी। पंथ निरपेक्ष होता है सभी धर्मों के प्रति समान नज़र रखना, और राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म राज्य की नज़र में समान है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य का कोई भी अधिकार नहीं है। संविधान सभा ने मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और इसके बारे में वेंकट रमन जो न्यायाधीश है उन्होंने कहा था, पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है और न अधार्मिक न धर्म विरोधी है, बल्कि धार्मिक कार्यों के सिद्धांतों से सर्वदा पृथक, धार्मिक मामलों को सदा तटस्थ रखता है। मतलब धार्मिक मामलों में कोई भी विवाद होता है तो न्यायालय संविधान के अनुसार उसकी घोषणा करता है, उनके ऊपर न्याय देता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का, उसका पालन करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में यदि वो पैदा होता है और वो उसको वैक्स होने के बाद में वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। जैसे हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने संविधान हिंदू धर्म में वो पैदा हुए थे और फिर उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये हमारे संविधान की अपनी एक अलग ही विशेषता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जिसको जो धर्म अच्छा लगता है उसको वो स्वीकार कर सकता है। अब आपको जो गृह कार्य करना है, जो भी मैंने शुरू से लेके अभी तक अपन ने भारतीय संविधान की 10 विशेषताएं पढ़ी है, यहाँ तक जिन जिन बिंदुओं को मैंने अंडरलाइन किया है ये सभी आपको नोट्स के रूप में क्रमबद्ध लिखने हैं। इसके बाद में आपको जहाँ तक हमारे चैप्टर हुआ है और उसके जो प्रश्न उत्तर अध्याय के पीछे जो दिए गए हैं, जैसे भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है, तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अनुच्छेदों के सहित विस्तार पूर्वक इनको करके बताना है कि संविधान, जैसे भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है, तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके बाद में जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, तो भारतीय संविधान की कोई 5 विशेषता मैंने आपको 10 बताई है अभी तक, तो आपको 5 विशेषताओं का वर्णन करना है। आज ये अपन की ये क्लास यहीं तक है, इसके बाद में अगली क्लास में आपको बताएंगे।